हेलो एंड वेलकम टू अनदर साइंस। तो बच्चों आज देखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर दिए जाते हैं। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन पहले होते क्या? रिफ्लेक्स एक्शन ये होते हैं कि कोई भी स्टिमुलाई आया, उसका जो रेस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है, उसका रेस्पॉन्स क्विक होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि आगे चल के ये डिफरेंस भी पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? अपना रेस्पॉन्स होता है किसी स्टिमुलाई के लिए, जबकि इनवॉलेंट्री जो प्रोसेस चलती हैं वो अपने बॉडी में ही चल रही होती है। मतलब किसी के लिए, किसी स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स नहीं होता है। वो प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली चल रही है, जिस पर अपना कंट्रोल नहीं है, जितनी सी बात है, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? वो अपना रेस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलाई के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो अभी तो फिलहाल डिफरेंस पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। तो वॉकिंग में मतलब चलने में, और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है? तो एक तो रिफ्लेक्स एक्शन जो परफॉर्म होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, और ये जो वॉकिंग है, ये वॉकिंग कैसा सिस्टम है? वॉकिंग में क्या होता है कि नर्व से पहले इंफॉर्मेशन पहुंचती है ब्रेन के पास, और ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। मतलब ये वॉलेंट्री एक्शन है, ये सोच समझ के थिंकिंग के अकॉर्डिंग होता है। मतलब इसका कंट्रोल किसके पास है? ब्रेन के पास, थिंकिंग के अकॉर्डिंग होता है। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन ये होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ये किसके द्वारा कंट्रोल होगा? वॉकिंग, ये होगा अपना ब्रेन के द्वारा। तो ये दूसरा डिफरेंस ये होगा कि ये ब्रेन के द्वारा होगा, जबकि ये, और ये कैसे होते हैं? फर्स्ट डिफरेंस तो ये था कि ये क्विक होते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, और ये थोड़ा कैसे होता है? धीरे होता है, और थिंकिंग इन्वॉल्व होती है इसमें। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसका कंट्रोल होता है रिफ्लेक्स एक्शन का स्पाइनल कॉर्ड के पास, जबकि इसका कंट्रोल होता है ब्रेन के पास। थर्ड डिफरेंस तो यही हो गया कि ये तो इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया एक तरह से। इनवॉलेंट्री एक्शंस है ये। एक्शंस मतलब कोई स्टिमुलाई है उसके प्रति अपना रेस्पॉन्स है उसके लिए, तो ये इनवॉलेंट्री होते हैं, जबकि ये वॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री प्रोसेस क्या होते हैं? जो कि अपने बॉडी में ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, वो किसी चीज़ के लिए रेस्पॉन्स नहीं है अपना, वो बॉडी में ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। जैसे कि हार्ट बीट कर रहा है ना कंटिन्यूसली, डाइजेशन खाने का होता है, वो कैसे एक्शन है? वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, वो कोई अपना एक्शन नहीं है किसी स्टिमुलाई के लिए। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन। तो दो न्यूरॉन के बीच जो सिनेप्स होता है, एक न्यूरॉन ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये अपना ये न्यूरॉन हो गया, और यहाँ पे नर्व एंडिंग, ठीक है। फिर दूसरा सिनेप्स यहाँ से स्टार्ट होता है, सिनेप्स नहीं है, सॉरी, ये सॉरी ये तो अपना न्यूरॉन है, और ये उसकी नर्व एंडिंग हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है? नर्व एंडिंग पे जाके क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिग्नल आए केमिकल फॉर्म में आए, फिर ये एक्सॉन से होते हुए निकले, एक्सॉन से होते हुए निकले, और नर्व एंडिंग में पहुँचे, और नर्व एंडिंग पे ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए? केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। फिर ये केमिकल सिग्नल पहुँचे यहाँ पे, फिर ये केमिकल सिग्नल दूसरे न्यूरॉन पे पहुँचे, डेंड्राइट्स पे पहुँचे, फिर ये सेल बॉडी से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुँच गए। तो यहाँ पर क्या कन्वर्जन हुआ? यहाँ पर नर्व एंडिंग पे क्या कन्वर्जन हुआ कि जो सिग्नल्स थे वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म से कन्वर्ट हो गए, किस फॉर्म में? केमिकल फॉर्म में कन्वर्जन उनका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का कौन सा पार्ट होता है जो कि पोस्चर को मेंटेन करके रखता है? तो वो होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम ये किसका पार्ट है बताओ? मिड ब्रेन का है, हिंड ब्रेन का है, फोर ब्रेन का? ये भी मैंने आपको जब पढ़ाया था चैप्टर तब बताया था, तो वहाँ पे जाके देख लेना ये किसका पार्ट है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, यानी कि इंसेंस जो स्टिक है उसकी स्मेल कैसे अपन कैसे महसूस करते हैं, उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो क्या होता है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं अपनी नोज़ में, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर का काम क्या होता है? जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करना। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर ने ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, और ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी ब्रेन तक, और ब्रेन ने इसको डिकोड कर दिया अपने लिए, और पता चल गया अपने को कि वाह वाह ये तो इंसेंस की स्मेल है। तो ब्रेन ने क्या कर दिया? डिकोड कर दिया। और ये यहाँ पे ये सिग्नल पहुँचते कैसे, ये सब आपको पता ही है, ये न्यूरॉन्स के थ्रू ही पहुँचेंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, अपने जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेन सिस्टम होते हैं, वो दो सिस्टम मैंने बताए थे, CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS के पार्ट क्या क्या है? CNS के पार्ट है ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। और यहाँ पर जो PNS के पार्ट होते हैं वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स,
और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, जबकि स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता चल गया। अब अगरबत्ती की स्मेल यानी कि वो किससे कनेक्टेड होनी चाहिए, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। और ये कहाँ पे होती हैं, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, अपने हेड के ऊपर ऊपर होते हैं, मतलब अपने हेड पे, मतलब फेस वाले पार्ट पे होंगी। जबकि जो दूसरी नर्व है, कौन सी, स्पाइनल नर्व है, वो हेड के नीचे होंगी। तो इस तरह की बात है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल होता है, नो रोल, कोई रोल नहीं होता। बट अभी याद रखो एक चीज़ को कि ब्रेन का डायरेक्टली तो कोई रोल नहीं होता। यहाँ से क्या होगा, जो भी रिफ्लेक्स एक्शन आया, मैंने बताया था ना, उसके तीन जो कौन कौन से न्यूरॉन थे बताओ। सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया, फिर उसके बाद रिले न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन पास करी किसको, मोटर न्यूरॉन को, और वहाँ से मसल ऑटोमेटिकली हट गई। तो ये काम तो किसने करा दिया, ये काम तो करा दिया अपने स्पाइनल कॉर्ड ने। बट फ्यूचर के लिए ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास सेव हो जाती है कि अब ब्रेन ने ये इन्फॉर्मेशन सेव कर ली कि इतनी टेम्परेचर पे हाथ हटा लेना चाहिए। तो ये अगली बार ब्रेन के लिए एक इन्फॉर्मेशन की तरह काम करेगी। डायरेक्टली ब्रेन का कोई इन्वॉल्व नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि कोई पूछता है कि रोल क्या है, तो कोई रोल नहीं है, नो रोल है। बट ये ब्रेन क्या करता है, इस इन्फॉर्मेशन को अपने पास सेव करके रख लेता है और फ्यूचर में ये हेल्प करेगा अपने को, अब कोई भी डेंजर आएगा उससे बचाने के लिए। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या है, प्लांट हार्मोन वही हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में या फिर उसको ग्रोथ ना होने में या फिर राइपनिंग में जो हेल्प करते हैं, वो होते हैं प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं सर्टेन साइट्स पे, कुछ सर्टेन साइट्स हैं वहाँ पे प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, और क्या होते हैं वो जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे पहुँचा दिए जाते हैं। तो पहुँचा देंगे, तो जहाँ पर पहुँचाएंगे वहाँ पर रिसेप्टर होंगे, और रिसेप्टर के बाद जो इन्फॉर्मेशन मतलब केमिकल पहुँचेंगे उनके अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन होते हैं, मेन चीज़ जो पढ़े थे अपन ने, ऑक्सीजन पढ़ा था, जिब्रेलिन, ये दोनों तो ग्रोथ हार्मोन है। अब आपको ये बताना है कि जिब्रेलिन किस चीज़ की ग्रोथ करता है और ऑक्सीजन किस चीज़ की ग्रोथ करता है, मतलब कौन से पार्ट की ग्रोथ करता है, ठीक है, ये बता देना आप। और फिर होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करेगा ये भी बताना है आपको। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है, ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब ये ग्रोथ को रोकता है, कौन, एब्सिसिक एसिड। और एथिलीन फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है, मतलब फलों को पकाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है राइपनिंग में। समझ में आ गया। तो ये सारे प्लांट हार्मोन थे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। अच्छा, तो यहाँ पर दो तरह के मूवमेंट आपको पता होनी चाहिए बच्चों। वो एक मूवमेंट होता है नेस्टिंग मूवमेंट, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। एक नेस्टिंग मूवमेंट होता है, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। तो जो नेस्टिंग मूवमेंट होते हैं, यहाँ पर डिफरेंस बताता हूँ आपको किसमें, ये लीव्स सेंसिटिव पार्ट वाला इसका आंसर कि लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट। और दूसरा है मूवमेंट ऑफ सूट, मूवमेंट ऑफ सूट। तो नंबर एक बात तो ये है कि इट इज़ नॉट ए ग्रोथ मूवमेंट, इट इज़ नॉट ए ग्रोथ मूवमेंट। जबकि ये क्या होता है यहाँ पर यानी कि सूट का मूवमेंट होता है, ये ग्रोथ मूवमेंट होता है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ हो रही है ना, ग्रोथ मूवमेंट है, ठीक है। नंबर दो क्या डिफरेंस होगा, ये है नेस्टिंग मूवमेंट। नेस्टिंग मूवमेंट किसको बोलते हैं, जहाँ पर ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि ये होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। कैसा, ट्रॉपिक मूवमेंट। और नेस्टिंग मूवमेंट में क्या होता है, ग्रोथ तो नहीं होती और साथ साथ में ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करते, नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। यानी आप छुई मुई की पत्ती को चाहे कहीं से भी छू लो, वो एक्शन सेम परफॉर्म करेगी कि पत्ती को बंद कर ले, कहीं से भी छू लो। जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं, डिपेंड ऑन डायरेक्शन, डिपेंड ऑन डायरेक्शन। जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होगी उस डायरेक्शन में वो प्लांट है वो बेंड हो जाता है, मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, जबकि नेक्स्ट मूवमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। थर्ड जो डिफरेंस आएगा, जो स्टिमुलाइज हो गया लीव में, इसमें जो लीव्स और सेंसिटिव पार्ट का बंद होना खुलना, तो इसमें ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टच पे, टच, उसको टच कर रहे हैं इस पर डिपेंड कर रहा है। जबकि ये डिपेंड करेगा मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड्स लाइट, मतलब ये किस चीज़ पे डिपेंड है, स्टिमुलाई इसका क्या है, लाइट, इसका स्टिमुलाई क्या है, टच है। तो ये डिफरेंस आ गए। नंबर 4, इसमें जो मूवमेंट होता है, मतलब प्लांट की लीव्स का खुलना बंद होना, ये होता है, ये सडन लॉस ऑफ वाटर की वजह से। ये किस वजह से होता है, सडन लॉस ऑफ वाटर, सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द,
तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर लॉस की वजह से वो पत्तियाँ बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वाटर लॉस वगैरह कुछ नहीं होता। ये क्या होता है, इनमें ग्रोथ की वजह से ऐसा होता है कि जो पार्ट जो होता है ना, जिधर से लाइट आ रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे इधर से ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, और आपने इसको इस तरफ से एकदम कोई बंद कमरा है वहाँ पे रखा है, बट ये विंडो है, ये विंडो है, यहाँ पे ये विंडो लगी है और विंडो से लाइट आ रही है। तो क्या होता है कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट, जैसे अब इस डायरेक्शन में ग्रोथ तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी, जबकि इस डायरेक्शन में ग्रोथ धीरे धीरे होगी। तो ये अब इसकी तरफ बेंड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि पीछे की साइड में ग्रोथ तेज़ी से हो रही है, जबकि इधर इस डायरेक्शन में ग्रोथ धीमी हो रही है। तो इसकी बेंडिंग जो होती है इस लाइट की तरफ हो जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन डेट प्रमोट्स ग्रोथ। कौन कौन से हार्मोन है जो ग्रोथ प्रमोट करते हैं? तो 2 हार्मोन थे, ऑक्सिन एंड जिबरेलिन। उनका नाम बताया था, आपको ये पता करना है ऑक्सिन किस चीज़ की ग्रोथ करता है और जिबरेलिन किस चीज़ की ग्रोथ करता है। तो मैं बता दूँ क्या, ये शूट की ग्रोथ और जिबरेलिन स्टेम की ग्रोथ। ये मैंने पढ़ाया था, क्वेश्चन था तब बताया था, वहाँ पर जाकर देख लेना। हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड ए सपोर्ट। अच्छा, जैसे कि कोई भी बेल होती है और आपने कोई डंडा लगा दिया उसके पास में, तो वो कैसे इसके पास ऐसे कॉइल बना के ऊपर ग्रोथ करती जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे इसको पता चला, पता कैसे चलता है, जस्ट ऐसे ही अपन अंधेरे में चलते हैं तो कोई चीज़ हाथ में ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, तो अपने को पता चलता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है, उसके सारे चल जाते हैं। ऐसे क्या होता है, ऐसी मूवमेंट करते रहते हैं उल्टे सीधे, और उनको पता चलता है यहाँ पे कोई सपोर्ट है। जैसे ही उनको पता चला यहाँ पर कोई सपोर्ट है, तो वहाँ पर जिस डायरेक्शन में सपोर्ट मिला उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने फोटोट्रॉपिज्म में बताया था ना, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही जिस डायरेक्शन में सपोर्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक कॉइल बना लेता है। फिर आगे ऐसे ही ग्रोथ होती जाएगी और ये पूरी कॉइल बना लेगा, और ये ऊपर ऐसे करके इसमें पूरा टेंड्रिल इस पर ऐसे चपटा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म को डेमोस्ट्रेट करने के लिए कोई एक एक्सपेरिमेंट बताओ। तो क्या करना है, 2 प्लांट लो, एक प्लांट यहाँ पे लगाया, ये प्लांट है आपका प्यारा प्यारा सूरजमुखी का फूल है, इसको हंसता हुआ बना देते हैं, ये हंस रहा है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है ये चड्डी पहन के फूल खिला है। ये चड्डी पहन के फूल खिल गया। अब क्या किया आपने, इसमें पानी डाला, इसकी जो रूट्स हैं उसमें पानी डाला और यूनिफॉर्म पानी डाल दिया, तो इसकी वजह से जो जड़ों का जो ग्रोथ होगी, जड़ों की, वो एकदम नीचे इधर भी मतलब यूनिफॉर्म ग्रोथ हो रही। अब दूसरा पेड़ लगाया, उसने चड्डी नहीं पहनी हुई है और ये थोड़ा दुखी हुई है। क्यों दुखी है? क्योंकि इसके आप प्रॉपरली पानी नहीं दे रहे हो, मतलब इसको पानी दे, पर आप क्या कर रहे हो, इससे थोड़ी सी दूर चल के थोड़ी इस जगह पे इसमें वाटर सप्लाई इधर इस जगह पे कर रहे हो, थोड़ी दूर जाके कर रहे हो। तो क्या होगा, इसकी जो रूट्स है ना, इसकी डायरेक्शन में बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी, इसी को बोला जाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। मतलब हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब ये हुआ कि जो रूट की अब ग्रोथ होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में उनको पानी दिख रहा है उस डायरेक्शन में। जबकि यदि पानी ऊपर से ऐसे डाल रहे होते हैं यहाँ पर, तो डायरेक्शन इसकी ग्रोथ जो होती है वो यूनिफॉर्मली होती। समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो वो होता है हार्मोन्स के थ्रू। केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? हार्मोन्स के थ्रू। तो होता क्या है उसमें? होता ये है बच्चों कि हार्मोन सीक्रेट कर दिए जाते हैं, और कैसे सीक्रेट किए जाते हैं? डायरेक्टली ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं। इस टाइप के जो डायरेक्टली ब्लड में पहुंचा रहे हैं ना हार्मोन्स को, इसको बोलते हैं डक्टलेस। मतलब कोई डक्ट वगैरह नहीं है, डायरेक्टली ब्लड में भेज दिए हो। डायरेक्टली ब्लड में भेज दोगे तो वहाँ पे ये हार्मोन की वजह से वहाँ पे देखने को मिलेगा डिफरेंस। अब ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं, कौन कौन सी जगह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं बताने के लिए, ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के एक्ट बताने के लिए क्या होता है कि बहुत सारी मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था तो बताए थे कौन कौन से। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन, जो कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और यदि इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? गोइटर मतलब गला सूज जाता है। गोइटर इसको कहेंगा भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन, जिसकी वजह से गोइटर हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, थायराइड के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे जो हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है। वो क्या करता है? ग्रोथ को कंट्रोल करता है। यदि ज़्यादा अमाउंट में ये निकल जाता है तो वो आ जाता है जायंटिज्म, यदि लेंथ यानी कि हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यदि कम मात्रा में आता है तो डॉर्फिज्म हो जाता है। फिर थर्ड बताया था इंसुलिन।
इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यदि इंसुलिन की अमाउंट होगी ब्लड में तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। बट यदि इंसुलिन सीक्रेट होना कम हो गया, अब क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसीलिए यदि किसी की शुगर बढ़ जाती है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो शुगर को कंट्रोल कर सके। कौन, इंसुलिन। और ये निकलता कहाँ से, पेनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन। पेनक्रियाज में भी क्या होता है, आइलैंड ऑफ लैंग्रेजियन, आइलैंड ऑफ लैंग्रेजियन होते हैं, वहाँ से जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे निकलता है ये पेनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, समझ में आया। फिर आया टेस्टोस्टेरोन, ये क्या होता है, मेल हार्मोन है, टेस्टिस से निकलता है, टेस्टिस ग्लैंड होती है उनसे निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ये क्या काम करता है, जो भी टीनेजर में चेंज आते हैं ना एक बॉय की बॉडी में, वही चेंजेस ये लाता है, जैसे कि आवाज़ का भारी होना, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आ जाना, और टेस्टोस्टेरोन का मतलब यानी कि स्पर्म का बनना स्टार्ट हो जाना। फिफ्थ जो हार्मोन है वो निकलता है ओवरीज से, ओवरीज से। और निकलते हैं दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करते हैं, जो फीमेल में चेंज आते हैं टीनेजर में उनको चेंज को लाते हैं, जैसे कि आवाज़ का पतली हो जाना, पीवी की हेयर ग्रोथ कर जाना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों के जो होती हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये वाले हार्मोन। तो समझ में आ गया, सारी चीज़ें मैंने बता दी यहाँ पे। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। तो आयोडाइज सॉल्ट का क्या यूज है, आयोडाइज सॉल्ट का क्या यूज है बच्चों, आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गोइटर, अभी अभी बताया ना, गला सूज जाता है, गोइटर इसको घेंगा देंगा घेंगा, इसको घेंगा भी बोलते हैं। और गोइटर क्या करता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से, और ये क्या कंट्रोल करता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है अपनी, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। यदि थायराइड की अमाउंट प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं है प्रॉपर, तो इससे होता क्या है, उससे ये हो जाता है कि या तो खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होगा या फिर कुछ ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाएगा। इस वजह से कई बार आपने देखा होगा कि कोई बोलता है कि खाना तो मैं बहुत खाता हूँ बट शरीर में कोई ग्रोथ नहीं दिखती, तो इसका मतलब वहाँ पे थायरॉक्सिन की गड़बड़ है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसका गड़बड़ हो चुका है, इसीलिए उसको थायराइड की जांच कराने की एडवाइस भी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज अवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनल इज सीक्रेटेड इन अवर ब्लड। तो जैसे ही एड्रेनल, पहले तो ये बताओ सीक्रेट होता कब, सीक्रेट कब होता है, ये होता है जब फियर, अपने को डर लगता है, या फिर एंगर, या फिर गुस्सा आ रहा होता है, तब ये हार्मोन सीक्रेट होता है। अच्छा होता क्या इसके इसमें, जैसे ही हार्मोन सीक्रेट हो गया तो ब्लड एक तो तेज़ी से पंप करना, ब्लड की पंपिंग हो जाती है, फास्ट ब्लड की पंपिंग हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। अपनी ब्लड की पंपिंग फास्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी जो अपना हार्ट है उसको तेज़ी से पंप करना पड़ेगा, तो हार्ट बीट अपनी बढ़ जाती है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, और साथ साथ में क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ना वो मसल्स को ज़्यादा बढ़ जाती है, मसल्स को। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये किस केस में सीक्रेट होता है, फियर और एंगर के केस में। फियर और एंगर जब आता है तो क्या मन करता है कि किसी को मुक्का मार दो खींच के, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई है और वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो भी बढ़ चुकी है। अब ये देखो ब्लड सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाएगी तो मतलब किसी ना किसी जगह से तो कटौती करनी पड़ेगी, तो ये कटौती होती है स्किन से एंड डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेशन सिस्टम और स्किन से इसकी कटौती। तो यदि आप ज़्यादा गुस्सा करते हो, ज़्यादा डर में रहते हो, तो आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। और स्किन से भी आपका जो ग्लो है वो चला जाएगा। क्यों चला जाएगा ये पता चल गया, क्योंकि अब पता है तुम ज़्यादा गुस्से में रहोगे या फिर ज़्यादा फियर में रहोगे तो स्किन से और डाइजेशन सिस्टम से क्या हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, और यदि ब्लड की सप्लाई कम हो गई बच्चों तो आपको पता ही क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लड स्किन का ग्लो चला जाएगा, और डाइजेशन सिस्टम की वजह से डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, इसलिए ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाई गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो कुछ जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दे के कैसे कंट्रोल किया जाता है उनके इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को। तो जैसे ही ब्लड में इंसुलिन इंजेक्ट किया जाएगा तो इंजेक्ट करने से इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करना, तो इंसुलिन की वजह से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। और जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन कर दिया था आपको इंसुलिन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन। इंसुलिन प्लांट हार्मोन है, नहीं, ये तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने काम आता है। थायरॉक्सिन नहीं, थायरॉइड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ये कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन नहीं, ये तो होता है कि इसमें फीमेल में होता है, ओवरी से निकलता है, और जो फीमेल में चेंजेस आते हैं टीनेज में उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। साइटोकाइनिन, हाँ ये ज़रूर है, ये जरूर प्लांट हार्मोन है, और ये करता क्या है, सेल डिवीज़न के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच में गैप को बोला जाता है सिनैप्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? थिंकिंग, सोचने के लिए, हाँ बिल्कुल। रेगुलेट द हार्ट बीट, बिल्कुल। बैलेंसिंग द बॉडी, बिल्कुल। ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल, सारी चीज़ें करता है। थिंकिंग वाला पार्ट कौन सा होता है? फॉर ए ब्रेन। ये आप बताओगे रेगुलेटिंग ऑफ हार्ट बीट कौन करता है? ये आप बताओ बच्चों, ये मैंने बताया भी, मैंने पढ़ाया था, तो आप पता करो इसको कि ये कौन करता है। फोर ब्रेन करता है, मिड ब्रेन करता है, हैंड ब्रेन करता है। यदि मिड ब्रेन या हैंड ब्रेन भी करता है तो कौन सा हैंड ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? हैंड ब्रेन के जो 3 पार्ट होते हैं उनमें से कौन सा पार्ट? हैंड ब्रेन की कौन कौन से 3 पार्ट हैं? बताओ बताओ। पॉन्स, मेडुला एंड सेरेब्रम। और बैलेंसिंग कौन मेंटेन करता है? सेरेब्रम, जो कि हैंड ब्रेन का पार्ट है। अब आपको बस ये पता करना है कि हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 18, what is the function of receptor in our body? Think of the situation where receptor do not work properly, but what problem are likely to arise? अच्छा, रिसेप्टर का काम क्या होता है? सबसे पहले तो रिसेप्टर का काम करना होता है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना। जैसे ही एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया, यानी कि अपने को कोई स्टिमुलाई मिला, एनवायरनमेंट में चेंज आने का मतलब क्या हुआ? स्टिमुलाई मिला अपने को। स्टिमुलाई मिलने का मतलब जैसे हीट आई, हीट की वजह से अपने की बॉडी में चेंज आया, पता चला कि हाँ हीट, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ चुका है, या फिर कोई पिन वगैरह चुभ गई, मतलब पता चला कि कोई पिन वगैरह। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव कौन करता है? रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर का काम होता है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का, मतलब स्टिमुलाई को रिसीव करने का। अब देखो, ऐसी सिचुएशन सोचो जहाँ पे आपके रिसेप्टर वर्क नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? यदि रिसेप्टर वर्क नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली तो क्या हो जाएगा बच्चों? हो ये जाएगा कि रिसेप्टर यदि वर्क नहीं कर रहे तो क्या होगा कि जैसे भी कोई स्टिमुलाई आया, कोई भी चीज़ चेंज आएगा, वो आपको महसूस होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके रिसेप्टर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। जैसे कि आपका गर्म चीज़ पे हाथ पड़ गया तो भी रिसेप्टर तो वर्क कर ही नहीं रहे, तो वो उसको इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, कि आपका हाथ यदि आग पर रखा हुआ है तो आग पर रखे रखोगे आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके रिसेप्टर वर्क नहीं कर रहे और हाथ जल जाएगा, जल जाएगा, जल जाएगा, हाथ तेरा जल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ओके, ये न्यूरॉन बनाता हूँ, प्यारा सा न्यूरॉन, प्यारा सा न्यूरॉन, दुलारा सा न्यूरॉन। ये न्यूरॉन तो मैं अच्छा नहीं बना रहा, पर ठीक है, क्या कर सकती हैं। ठीक है, न्यूरॉन, अरे न्यूरॉन कैसे बनाऊँ मैं तुझे? ये ऐसे करके ये माइलिन की सीख भी बना देता हूँ। नर्व एंडिंग है ये, माइलिन सीट है। तो सबसे पहले होते हैं डेंड्राइट्स, ये इन्फॉर्मेशन को पहले एक्सेप्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन इनको मिलती है, ठीक है। फिर ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं सेल बॉडी तक। सेल बॉडी में क्या क्या है? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है साइटोप्लाज्म, और है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस भी है। अब इन्फॉर्मेशन इसमें गए तो ये सिग्नल्स किस में चेंज हो जाएंगे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस एक्सोन से होते हुए जाएंगे नर्व एंडिंग तक, और नर्व एंडिंग पर जाके ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चेंज हो जाएंगे केमिकल्स में चेंज हो जाएंगे। फिर ये केमिकल्स क्या करेंगे? दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचेंगे, दूसरे न्यूरॉन को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी डेंड्राइट्स पे, और वापस ये चेंज हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलती जाएंगी, फिर नर्व एंडिंग पहुंचेंगे, यहाँ पे वापस ये केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। फिर ऐसे कर करके इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट? फोटोट्रॉपिज्म कैसे कर होता है? अच्छा मैं बताता हूँ पहले, हाँ एक चीज़ मैं बताना वो यहाँ पे भूल गया कि माइलिन शीथ का क्या यहाँ पे यूज होता है। तो ये क्या करती है? इसको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स? फोटोट्रॉपिज्म कैसे होता है प्लांट में? तो देखते हैं, जैसे आपने ये प्लांट लगा दिया, प्लांट अच्छे से बनाना बच्चों, जंगल बात चली जाएगी, नहीं तो पता चलेगा ये कि चड्डी पहन के फूल खिलाए। अब यहाँ से ये है अपनी विंडो, ये है विंडो, प्यारी प्यारी विंडो। विंडो से आ रहा है अपने सनलाइट आ रही है यहाँ से, सनलाइट, ये सन है अपना, अपना सन नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का सन है, ये अपना सन नहीं है। ये SUN है, SUN है, ये SN नहीं है, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। फिर होता क्या है? होता ये है कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी ग्रोथ हो जाती है स्टार्ट। इसके जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये प्लांट तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, और क्या हो जाता है? जिस अपोजिट डायरेक्शन में यदि ग्रोथ होगी इसकी तो ये बेंड हो जाता है लाइट की डायरेक्शन में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ बढ़ गई तो अपोजिट डायरेक्शन की लेंथ बढ़ जाएगी, और इस डायरेक्शन में ये इधर का इधर ही है, तो इस फाइनली ये लाइट की तरफ झुक जाएगा, ये नमस्कार करेगा कि जय हो मालिक, आपकी जय हो। उनको जय करने के लिए, उनकी जय जयकार करने के लिए उनकी साइड झुक जाता है।
झुक के रहना पड़ेगा तो मेरे सामने, ये तुरंत ऐसे बोलेगा इससे। विच सिग्नल विल गेट डिस्टर्बेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। यदि स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाती है आपके तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सबसे बड़ा इफेक्ट तो यही है। इस सारे जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो किस वजह से होते हैं, सारे जो रिफ्लेक्स एक्शन की जो कर्णधार है, जो रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड है। तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होंगे उनके लिए आप प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया। और इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक तो रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएंगे और इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए भी कुछ बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्विक रेस्पॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपरली वर्क करे। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट में कैसे होता है, कैसे होगा बच्चों, इस ऐसे होगा कि जहाँ जहाँ पे सेल डिवीज़न वगैरह हो रहा होता है, रीजन वेयर डिवीजन टेक प्लेस, जैसे कि मेरिस्मेटिक रीजन होता है। मेरिस्मेटिक रीजन क्या है, इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कौन सा, पता करो कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मेरिस्मेटिक रीजन वहाँ पे बताया गया है, क्लास 9th में जाओ। स्टिमुलाई सेल सीक्रेट केमिकल कंपाउंड। तो जहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा होता है वहाँ पर क्या होता है, स्टिमुलाई सेल्स क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स सीक्रेट करते हैं। उनका नाम क्या है, उनको बोलते हैं केमिकल कंपाउंड को हार्मोन। ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए और ग्रोथ को रोकने के लिए। और प्लांट कौन कौन से प्लांट मतलब कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं ये आपको पता है, अभी अभी तो बताया था। ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, ऑक्सिन जिबरेलिन हो गया, इथाइलिन हो गया। इनके क्या क्या वर्क हैं वो आपको पता करना है। साइटोकाइनिन हो गया, ये सारे होते हैं ये हार्मोन, ये ग्रोथ के लिए होते हैं। और एब्सिसिक एसिड हो गया, एब्सिसिक एसिड ये इनहिबिटर होता है, सेल डिवीजन करते हैं। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, हाउ आर इनवॉल्ट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनवॉल्ट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं, तो दोज एक्शन विच अकर्स इमीडिएटली विदाउट एनी थिंकिंग। एक्शंस लिख लेना ये अपनी नोटबुक में, विच अकर्स विदाउट एनी थिंकिंग, तो उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है बच्चों, कि कोई स्टिमुलाई आपको स्टिमुलाई मिला और उसके रेस्पॉन्स में स्पाइनल कॉर्ड ने वो रेस्पॉन्स दे दिया, मतलब स्पाइनल कॉर्ड ने रेस्पॉन्स दे दिया, वहाँ पे ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस एक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से थे, एक्शन विच अकर्स विदाउट एनी थिंकिंग प्रोसेस, उनको तो बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इमीडिएट रेस्पॉन्स है। ये समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये एक्शन है जो कि विदाउट थिंकिंग के हो रहे हैं, जैसे कि हार्ट बीट कर रहा है, डाइजेशन सिस्टम में डाइजेशन अपने आप हो रहा है, तो ये सारे सिस्टम हैं जो विदाउट थिंकिंग के हो रहे हैं। ये भी विदाउट थिंकिंग के हैं, बट ये क्या है, अपना रेस्पॉन्स है। इसके लिए कोई भी स्टिमुलाई जो आया उसके लिए अपना रेस्पॉन्स है। इसमें भी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसीलिए ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने की वजह से ये कैसे एक्शन होते हैं, क्विक एक्शन होगा। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन, जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो कंट्रोल होते हैं अपने ब्रेन के द्वारा, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा मेनली। अब ये पता लगाओगे आप मिड ब्रेन के द्वारा कौन से इनवॉलेंट्री एक्शन वो हैं एसोसिएटेड हैं, और हिंड ब्रेन के द्वारा। ये सारी चीज़ें आपको पता लगानी है, नेट पे डालना कि मिड ब्रेन कौन से इनवॉलेंट्री एक्शन कराता है जबकि हिंड ब्रेन कौन से कराता है। एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ब्रीथिंग हो गई, हार्ट बीट हो गई, ये सारे जो एक्शन होते हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। जबकि इसके क्या एग्जांपल होंगे रिफ्लेक्स एक्शन के, जैसे कि आपने क्या किया, किसी हॉट सरफेस को टच किया और वहाँ से हाथ हट गया, कोई पिन वगैरह आपके हाथ में चुभी और आपका हाथ वहाँ से हट गया, ये सारे एक्शन हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो रिफ्लेक्स एक्शन और इसमें डिफरेंस दे रखा है, पढ़ लेना इसको। कंपेयर एंड कॉन्स्टेंट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो आपको क्या करना है, नर्वस सिस्टम को कंपेयर करना है हार्मोनल मैकेनिज्म से। ठीक है, नर्वस मैकेनिज्म को हार्मोनल मैकेनिज्म से कंट्रोल करना है। तो मैं यहाँ पर डिफरेंस बता देता हूँ कुछ। तो जो सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है, मेन पीएनएस एंड सीएनएस।
CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS के पार्ट कौन कौन से हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसके हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, इसके ये पार्ट है। जबकि जो हार्मोनल मैकेनिज्म है उसमें क्या क्या है, इसमें होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि सिक्रेट करती हैं हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती हैं हार्मोन्स, जिस इस प्रोसेस को बोला जाता है डक्टलेस भी होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं किसको? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, क्योंकि इनमें कोई डक्ट नहीं होती। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस ये होगा कि हेयर रेस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, यहाँ पे जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत कम होता है, तुरंत रेस्पॉन्स मिलता है। जबकि यहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम उतना शॉर्ट नहीं होता है, लॉन्ग टाइम लगता है यहाँ पे। किसमें? हार्मोनल सिस्टम में लॉन्ग टाइम लगता है, जबकि इसमें शॉर्ट टाइम लगता है। किसमें? अपना नर्वस सिस्टम में। ठीक है। थर्ड है नर्व इम्पल्स आर नॉट स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, नर्व इम्पल्स ऐसे स्पेसिफिक नहीं होती कि ये वाली नर्व सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगी, ऐसा स्पेसिफिक नहीं होती। ये जो नर्व जितनी भी होती हैं वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को जितनी जो ले जानी जरूरी होती है उनको लेके जाती हैं, जबकि यहाँ पे ईच हार्मोन स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करता है। जिस हार्मोन का जो टास्क है, जैसे कि इंसुलिन का टास्क है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, तो वो सिर्फ वही टास्क करेगा, जबकि नर्व ऐसा नहीं करती। जो नर्व होती हैं बहुत सारी होती हैं और वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है, मतलब वो स्पेसिफिक नहीं होती। इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन रैपिड होता है, जबकि यहाँ पे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होता है वेरी स्लो होता है। और यहाँ पे कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाता। किसमें? इसमें नर्वस सिस्टम में नॉट कंट्रोल, नो कंट्रोल एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जबकि यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करी जाती है। और किससे होती है? कौन सा हार्मोन था? थायरॉक्सिन, जो थायरॉइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। यहाँ पर ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रोथ, जबकि यहाँ पे ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। और ग्रोथ कौन कराता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन, वो कराता है। ठीक है, ये सारे डिफरेंस हो जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैर इन विच मूवमेंट टेक प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन अवर लेग, हमारी लेग में जो मूवमेंट होता है और सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? सेंसिटिव प्लांट के मूवमेंट में और मूवमेंट इन लेग में क्या डिफरेंस होता है? तो ये किस वजह से होते हैं? सेंसिटिव टू टच, जबकि ये किस किस वजह से होते हैं? लेग इज इन कंट्रोल ऑफ नर्व मसल, ये नर्व मसल्स के मूवमेंट की वजह से होते हैं। और जबकि ये सेंसिटिव टू टच होते हैं, जैसे ही टच किया तो इसकी वजह से ये मूवमेंट होगा, जबकि ये किस वजह से होगा? नर्वस सिस्टम के मूवमेंट की वजह से, मतलब अपने ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी और ये वॉलेंट्री एक्शन है, अपने ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी और अपन जैसे चलना चाहेंगे वैसे चल पाएंगे। दूसरा, ये क्या होते हैं? प्लांट के किसी भी पार्ट से कंट्रोल नहीं होते, इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी पार्ट ऑफ प्लांट, जबकि ये कंट्रोल होते हैं किससे? ब्रेन से। जो मतलब अपना चलना है वो किससे कंट्रोल्ड है? ब्रेन से। स्पाइनल कॉर्ड से नहीं ना, ब्रेन से। थर्ड, इसमें जो शेप चेंज होती है वो वाटर अमाउंट ऑफ वाटर की चेंज की वजह से शेप चेंज होती है। अमाउंट ऑफ वाटर, यदि अमाउंट ऑफ वाटर में चेंज आएगा तो उसकी वजह से शेप चेंज होती है, जबकि यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है इसमें अमाउंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? मूवमेंट ऑफ मसल, मसल के मूवमेंट की वजह से ही तो हो रही है यहाँ पे मूवमेंट। लेग अपनी क्यों मूव कर रही है? मूवमेंट ऑफ मसल्स की वजह से, जबकि यहाँ पे वाटर अमाउंट चेंज हो जाती है जिसकी वजह से मूवमेंट की पत्तियाँ खुलती है और बंद हो जाती हैं। ठीक है। फोर्थ, इसमें क्या होता है, ये मूवमेंट कैसी होंगी? ये कैसी मूवमेंट है? ये है नेस्टिक मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। जब ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है तो इसको बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट, जबकि ग्रोथ इन्वॉल्व होती और वो डायरेक्शनल होती, यदि डायरेक्शनल होती तो उसको बोलते ट्रॉफिक मूवमेंट। यहाँ पे नो डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो ये होगा नेस्टिक मूवमेंट। और जबकि ये अपने मूवमेंट ऑफ लेग है वो कैसा एक्शन है? वो वॉलेंट्री एक्शन है। तो ये सारे डिफरेंस हो गए। ये देखो आंसर भी दे रखा है यहाँ पे ना। टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ चुका है बच्चों। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट हो बिना हिचक खिचक के यार पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, ओके, बाय।